के समय बात करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोगों ने पहले वीडियो हमने लॉगिन किया है कि वायुमंडल के जो मुख्य घटक हैं जैसे कि गैसें और जलवाष्प और धूल के कण। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है, गैसों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पुराना वीडियो आप देख लीजिए इससे पहले वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे जलवाष्प के बारे में और धूल के कणों के बारे में। देखिए जलवाष्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर जलवाष्प नहीं होगी तो समझ लीजिए एक तरीके से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जलवाष्प के जरिए ही सोच लिया पानी बरसता है, जलवाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर बादल बन के पानी बरसता है। ठीक है, तो जलवाष्प आती कहाँ से है, वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ आती है। ठीक है, तो जलवाष्प कहाँ से आएगी भाई, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ से जलवाष्प बनेगी। जैसे नदियों में, झरनों में, तालाबों में, झीलों में, सागरों में, खेतों में आप जो पानी डालते हैं, आप थोड़ा सूखता है, थोड़ा भाप बन के चला जाता है। तो इस तरीके से आपकी जलवाष्प वायुमंडल में इकट्ठी होती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, जलवाष्प का सीधा संबंध आपका तापमान से है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं, जब आप पानी गरमाइए, धीमे पकाएंगे तो जलवाष्प कम बनेगी, तेज करेंगे तो जलवाष्प जल्दी जल्दी बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। उसी तरह जब हम ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब ग्लोब की बात करते हैं तो जो विषुवत रेखा पे सूर्य 2 बार चमकता है, क्योंकि एक बार इधर से इधर जाने में, एक बार इधर से इधर जाने में, तो 2 बार चमकता है। तो विषुवत रेखा पे सूर्य जो है बहुत समय तक रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से तापमान ज़्यादा होता है और वहाँ जो है भाप ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा रहता है और इसीलिए वहाँ पे बार बार जल्दी जल्दी बारिश भी होती रहती है। ठीक है, जलवाष्प बनी और फिर बारिश हुई 2 से 2.5 बजे के बाद। ये मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें ये सब है। मेरा यूट्यूब चैनल है UPSLRETU। ठीक है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पे जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, यह जलवाष्प का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। धरातल के निकट इसकी मात्रा, देखिए ये मात्रा है 1 से 4 पाई जाती है। वायु की जलवाष्प की प्राप्ति झीलों, नदियों, नालों, नहरों, सागर, वनस्पतियों के पास। देखिए पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जलवाष्प भी छोड़ते हैं, तो उसके जरिए भी वायुमंडल में जलवाष्प रहती है। ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा होता है। जलवाष्प की मात्रा का तापमान पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा पर अधिक वर्षा और ज्यादा तापमान के कारण जलवाष्प ज्यादा होता है। अनुमान लगाया जाता है कि प्रति सेकेंड अगर सूर्य का प्रति सेकेंड सूर्य की गर्मी के कारण 1.6 करोड़ टन जलवाष्प बन जाती है। ठीक है, इतनी बन जाती है। अगर यही जो पूरी जलवाष्प बनी है 1.6 करोड़ टन, देखिएगा लिखा है, टन जलवाष्प बरस जाए तो पूरी पृथ्वी पर कितना पानी बरसेगा, 2.5 सेंटीमीटर पूरे धरातल, मतलब कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा जहां पानी नहीं बरसेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर बरसेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। 2.5 सेंटीमीटर जलवायु वायुमंडल के निचले सतह पर है। ठीक है, जो जलवाष्प है आपकी वो निचले सतह पे है। 7500 मीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो जलवाष्प वहाँ नहीं है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो वहाँ जलवाष्प नहीं टिकेगी। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित है। देखिए 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प अनुपस्थित है। जलवाष्प और तापमान में गहरा संबंध है। अभी हमने बताया विषुवत रेखा पे पानी ज्यादा बरसेगा तो जलवाष्प ज्यादा होगी। गहरा संबंध है, विषुवत रेखा पर ज्यादा और ध्रुवों पे कम है। जलवाष्प को नियंत्रित करने और जीवधारियों के लिए चक्रवात, झांझट, वर्षा, ओला, ओस, पाला, मेघ आदि उत्पन्न करने में जलवाष्प बहुत महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए कितने ओस, सुबह उठिए ओस गिरती है जो रात को, अभी क्या बरसात के महीने में अगर आप रात को सोते हैं छत पे, ठीक है, और बादल आपका साफ है, तो बादल साफ है तो ओस गिरती है। ठीक है, तो ओस गिरेगी आपके शरीर पे, गिरती रहेगी, आप सुबह उठेंगे तो शरीर दर्द करेगा। इसलिए कहा जाता है बरसात के महीने में, बरसात या फिर जाड़े के महीने में आप लोग जो है छत पे, खुली छत पे या खुले आसमान के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, पाले में भी अभी सर्दी आने वाली है, आप देखिएगा सुबह कितनी जलवाष्प रहेगी। जब आप सुबह टहलने जाएं या फिर कहीं निकलें, बाइक चलाएंगे तो देखिएगा आपका हाथ और ये सब गीला हो जाता है, वो जलवाष्प जो है सब इकट्ठा हो जाता है, वातावरण में बहुत ज़्यादा जलवाष्प होता है। ठीक है, वो तो गया ओला।
ओला क्या होता है भाई? ओला का मतलब क्या है? जलवाष्प ही है जब इकट्ठा होकर बर्फ के रूप में जम जाती है तो बन जाता है। देखिए वर्षा भी जलवाष्प पे आधारित है। अगर सोच ली जलवाष्प नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। भाई वर्षा कैसे होती है? पानी जो होता है धरती का ऊपर जाता है, वाष्प बन के जलवाष्प बन के ऊपर इकट्ठा संघनन की प्रक्रिया द्वारा जो होता है वापस आके बरसता है ना। तो इसीलिए जलवाष्प की वजह से ही वर्षा होती है। ठीक है, ये हो गया। चक्रवात भी इसी की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जलवाष्प की कहानी। देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसका अगर आप डीपली समझेंगे ना चीजों को, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ध्रुव पर जलवाष्प ज्यादा है कि विषुवत रेखा पे, तो आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा पे। ठीक है, तो तापमान का सीधा संबंध है इससे। चलिए बात कर लेते हैं अब धूल के कणों के बारे में। देखिए जलवाष्प बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है। ठीक है, चलिए धूल के कणों के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि शाम को जो होता है थोड़ी लाल आसमान जो है नीला हो जाता है। ठीक नहीं, लाल हो जाता है शाम के और सुबह के समय आसमान में लालिमा छाई रहती है। ठीक है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष दिखने में जलवाष्प और कण दोनों का साथ होता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे। देखिए वातावरण में बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है, उसमें से जल कण है, धूल के कण भी है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी अभी देखते हैं कैसे। देखिए मैंने लिख क्या रखा है, वायुमंडल के निचले भाग में अनेक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इनमें धूल के कण मुख्य है। इनकी उत्पत्ति मरुस्थलों की रेत उड़ने से, ज्वालामुखी उद्गार उल्काओं के गिरने के कारण होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी वायु में धूल के कण अधिक पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों वाली तो धूल के कण बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ज्यादा नरक मचा रखा है पूरे दुनिया में। सबसे ज्यादा जो धूल के कण और जितनी भी गंदगी वायु में फैलाई जा रही है वो अमेरिका और चाइना द्वारा फैलाई जा रही है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है। खासकर चाइना तो हब है मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है, वहाँ जो बड़े बड़े शहर वहाँ धीरज कोहरा छा जाता है, दिखता नहीं है, धुआं ही धुआं रहता है। समुद्रों और झीलों के ऊपर रासायनिक लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सूक्ष्म जीवाणु मौजूद रहते हैं। ये सभी अशुद्धियां वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं। सूर्य की किरणों का अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन विशेष योग है। ठीक है, इनका विशेष योग है। ये कण आर्द्रगाही नाभिक है तथा जलवाष्प ग्रहण करते हैं या कोहरा मेघ बनाते हैं। समुद्रों के ऊपर आर्द्रगाही नाभिक बहुत होते हैं। यह कण वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन्हीं कणों के कारण सूर्योदय, सूर्यास्त, इंद्रधनुष के रंग बिखरते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है। देखिए अभी क्या होता है, जलवाष्प होती है और ये कण होते हैं। जलवाष्प कण इकट्ठा कर लेते हैं, इंद्रधनुष ऐसे ही दिखता है। ठीक है, जलवाष्प जब कभी इंद्रधनुष के बारे में बताऊंगा कि 7 रंग कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और अभी मैंने बताया था सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमारा आसपास का वातावरण, आसमान जो होता है वो हल्का सा क्या होता है, रेड होता है, वैसे नीला होता है। तो नीला और रेड क्यों होता है, इसके बारे में, इसके भी जिम्मेदार आपकी कण है। कण में एक प्रकीर्णन की क्रिया होती है। प्रकीर्णन के द्वारा जो होता है ये होती है प्रक्रिया, प्रकीर्णन और ध्रुवण, 2 क्रिया होती है कणों में। या आप आगे पढ़ेंगे प्रकाश की क्वालिटी में, जब आप पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है, खासकर 10th वगैरह में। हाँ, तो ये वाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है इनके अंदर, और इनके जो कोहरा बनता है। ठीक है, अभी जो शाम को देखिएगा, जाड़ा आएगा तो शाम को जो कोहरा इकट्ठा होगा। आप कभी घूमने जाइए शाम को तो देखिएगा घास में देखिए कितना सारा जो कण होते हैं, कण क्या, जलवाष्प और कण आपको दिखाई देंगे कहाँ, जो आप देखिएगा हल्का सा पृथ्वी धरातल से ऊपर जो धुआं टाइप में रहता है वो कण ही होते हैं। ठीक है, जलवाष्प और कण जब मिल जाते हैं तो एक तरीके का लेयर बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लग रहा है धुआं है। तो इस तरीके से कोहरा और मेघ बनाने में भी सहायक होते हैं। बादलों का रंग भी देखिए, कभी कभी जब धुएं से मिल जाता है पानी का रंग, तो बादलों का रंग भी अलग काला काला होने लगता है। ठीक है, तो देखिए और एक चीज देख लीजिए, समुद्र के ऊपर ये क्या है, रासायनिक लवण की बात। देखिए समुद्रों का पानी जो होता है क्या, खारा होता है। ठीक है, तो जलवाष्प जब बनेगा, उड़ेगा, उसमें से चीजें अलग हो जाती है। ठीक है, ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो कणों की विशेषता क्या होती है, ये जलवाष्प को ग्रहण करती है। ठीक है, तो देखिए ये और ये तीनों चीजें जो आपको बताई हैं वायुमंडल के घटक के बारे में, गैसें, जलवाष्प और धूल के कण, ये तीनों का संतुलन मिश्रण की वजह से पृथ्वी पर जीवन है।
धूल के कण ज़्यादा हो गए या जलवाष्प ज़्यादा हो गया या फिर वायुमंडल में कुछ ऊपर नीचे जो हम लोगों का यांत्रिक मिश्रण है वो गड़बड़ा गया या फिर CO2 ज़्यादा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई या फिर नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। फसलें प्रभावित हो जाएंगी, पूरी जीवनचर्या प्रभावित हो जाएगी, इवन पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो जीवन के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हाँ, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही नोट्स लिख रखा है क्योंकि लोगों की शिकायत मिल रही थी, मुझे शिकायत नहीं मिल रही थी, सुझाव दे रहे थे कि सर नोट्स नहीं बनाते हैं आप। तो नोट्स के लिए मैंने सोचा बोर्ड ही भर देता हूँ। तो जितना कुछ लिखाना था मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है। अब नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स आपके पास हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। छोटे बच्चों से तो नहीं पूछा जाएगा ये सब चीज़ें, जब आप किसी बड़े एग्जाम में या बेसिक चीज़ें या सामान्य ज्ञान के अंतर्गत चीज़ें आती हैं तब ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है कोई भी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अभी तक हम वायुमंडल के बारे में पढ़े थे, जलवाष्प और धूल के कण के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाते रहिए। धन्यवाद।